नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2025 नया साल का आगमन हो चुका है और हम सबकी जिज्ञासा ये रहती है कि हमारा यह साल कैसा जाएगा, किन क्षेत्रों में हमें कार्य करना चाहिए, किन क्षेत्रों में हमें सफलता मिल सकती है। तो यह सब हम आपको आज आपके राशिफल के माध्यम से बताने वाले हैं। राशिफल चंद्रमा आपके जिस राशि में स्थित है, आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, वह आपका राशि हुआ, उसके बेसिस पे हमें बताएंगे। लेकिन अगर आपकी लग्न भी होती तो आप उसको सिमिलर रिजल्ट मान के चल सकते हैं। ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो आपके या इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप देखने के बाद ही पता चलता है, बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो आपके साथ सामने आज चर्चा करने जा रहा हूं, ग्रहों के बेसिस पे तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ हम आपको प्रेडिक्शंस जो बताने वाले हैं नक्षत्रों के समावेश के साथ नक्षत्रों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि नक्षत्र स्थिर होते हैं और जो ग्रह हैं वो ट्रांजिट करते रहते हैं। आज एक राशि में है, कुछ समय के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कुछ सालों के बाद वो दूसरी राशि में होंगे। तो ग्रहों का गोचर होता रहता है, क्योंकि एक कुंडली में 12 घर होते हैं। तो आज एक ग्रह पहले घर में है, दूसरा ग्रह तीसरे घर में है, फिर थोड़े समय के बाद उनके घर के स्थान चेंज हो जाएंगे, लेकिन नक्षत्र हर घर के सेम होते हैं। तो जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है वो नक्षत्र और ग्रहों को अगर साथ में लेके चलते हैं तो प्रेडिक्शन थोड़ा सा सटीक हो जाता है। ज्यादातर प्रेडिक्शंस हम कुछ ग्रहों को लेकर चलते हैं जिसपे मेजर चेंजेस आते, जैसे शनि एक घर में 2.5 साल रहता है, गुरु लगभग 1 साल, राहु 1.5 से 2 साल, केतु, और फिर उसके बाद हम मंगल का गोचर देखते हैं। सूर्य हर महीने एक घर बदलता है, चंद्रमा 2.25 दिन में एक घर को बदल देता है। तो ऐसे जो मेजर चेंजेस होते हैं वो गुरु, शनि, राहु, केतु की वजह से और मंगल। और ये जो 2025 वर्ष है इसमें बहुत ज्यादा ग्रहों का गोचर बदल रहा है। मंगल का गोचर बदलेगा, शनि का गोचर बदलेगा, राहु दूसरे घर में जाएगा, बृहस्पति दूसरे घर में जा रहा है, केतु का गोचर मींस घर बदल रहा है। तो इतने मेजर चेंजेस आ रहे हैं 2025 में कि उससे जो रिजल्ट्स हैं वो उन पे काफी असर पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 अगर इसका सम करते हैं तो 9 आता है, और 9 नंबर है मार्स का, मंगल का। तो जहां एक तरफ मंगल फायरी प्लैनेट है, एग्रेशन दिखाता है, क्रोध को दर्शाता है, अग्नि को दर्शाता है, वहीं मंगल मांगलिक कार्यों को भी दर्शाता है। नाम में ही मंगल। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल मंगल गवर्न कर रहा है। सनातन धर्म या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारा जो नया वर्ष है वो शुरू होता है चैत्र नवरात्रि को। जो चैत्र की प्रतिपदा होती है, नवरात्रि शुरू होती, वहां से हमारा नया साल शुरू होता है। लेकिन हम अंग्रेजी वर्ष भी लेकर चलते हैं बहुत सारे कार्यों में, तो इसीलिए हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। 1 जनवरी 2025 जो पहला दिन है वो दिन है बुधवार। तो उसके हिसाब से जो स्वामी हुए वो श्री गणेश जी हुए। तो गणपति का आधिपत्य है, स्वामी है, जिससे ये साल शुरू हो रहा है। अब हम इस पे ज्यादा डिटेल में अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ मुख्य बातें यहाँ पर हम आपको बताने चाह रहे हैं, उसके बाद हम प्रेडिक्शन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बृहस्पति हैं, जुपिटर प्लैनेट जो है वो 9 अक्टूबर 2024 से टॉरस साइन में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर से वक्री हुए थे, वृष राशि में गोचर पहले से कर रहे हैं, और ये जो वक्री है 4 फरवरी तक रहेंगे। 4 फरवरी 2025 के बाद से ये मार्गी हो जाता, और इनका जो वृष राशि में गोचर खत्म हो रहा है वो 13 मई 2025 को खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने 9 अक्टूबर 2024 डेट दी है ये वक्री होने की डेट, उसके पहले से ये वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। आज 1 जनवरी 2025 को गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र के ये तीसरे चरण में हैं। अब दूसरे जो ग्रह हैं शनि देव, वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 27 दिसंबर 2024 को। अब पूर्व भाद्रपद जो नक्षत्र होता है वो 2 राशियों में आता है। कुंभ राशि में उसका एक पार्ट आता है और एक पार्ट मीन राशि में आता है। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इस 13 डिग्री 20 मिनट से 10 डिग्री कुंभ राशि में है और
3 डिग्री 20 मिनट ये मीन राशि में रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जुपिटर होते हैं, गुरु होते हैं। अभी शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में है और अपने कुंभ राशि 29 मार्च 2025 से यह मीन राशि में इनका गोचर होगा। तो जब ये मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि गुरु की राशि है, जुपिटर की अपनी राशि है, और शनि भी जुपिटर की राशि में जा रहे हैं, उनके नक्षत्र में है। तो इसका प्रभाव हम देखेंगे। अभी मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है और वक्री भी है। 20 अक्टूबर से मंगल नीच राशि में आए थे और 20 जनवरी या 21 जनवरी तक ये नीच राशि में कर्क राशि में रहेंगे। बुध का जो अभी गोचर चल रहा है वो वृश्चिक राशि में चल रहा है। शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का धनु राशि में गोचर हो रहा है और आजकल जो राहु हैं वो अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 18 मई तक मीन राशि में रहेगा। उसके बाद राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, शनि मीन राशि में जाएंगे और राहु मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। तो शनि और राहु का एक क्रॉसिंग हो रही है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर होगा, जहाँ पर शनि और राहु राशि परिवर्तन करके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी ये बताया आपको, ये इसलिए बताया कि शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आना और इनका 2 राशियों में इस नक्षत्र का होना हर एक जातक के जीवन में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। और बृहस्पति का गोचर तो टॉरस में चल ही रहा है। तो इन सब के गोचर को हम देखेंगे और हम सिर्फ नक्षत्र का ध्यान रखेंगे, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, क्योंकि शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुका है। तो इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो अब आते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। जो मेष राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके लिए यह साल कैसा रहेगा। 2 चार्ट है हमारे पास और ये गोचर कुंडली है मेष राशि के लिए। तो हमने एक इसमें जो हमारा पहला चार्ट है, ये पहला चार्ट है 29 मार्च 2025 तक के लिए, क्योंकि इसमें 29 मार्च 2025 तक जो शनिदेव कुंभ राशि में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और यहाँ पर देखिए राहु मीन राशि में है, जुपिटर वृष राशि में है, जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में है, केतु कन्या राशि में है। राहु मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में है, यानी कि मेष राशि वालों के लिए 11वें घर में शनि बैठे हुए हैं। और जो शनि की दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पे, उनके लग्न पे तीसरी दृष्टि, और जो 10वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे पड़ रही है। ये 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। साथ ही साथ जुपिटर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं मेष राशि वालों के लिए, और 2nd हाउस धन भाव भी कहलाता है, 11th हाउस भी धन भाव कहलाता है। ठीक है, तो धन भाव के स्वामी जो 11th हाउस के स्वामी हैं वो 11th हाउस में ही बैठे हुए हैं और 3 दृष्टियां हैं उनकी, लगन पे, पंचम स्थान पे और 8th भाव में। जुपिटर वहां से बैठ करके जो दृष्टि डाल रहे हैं वो 7th 10th हाउस। तो ये हो गई जुपिटर और सैटर्न की दृष्टियां। अब हमने ये क्यों कहा, अब थोड़ा सा बीच में समझ लेते हैं। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या इंडिकेट करता है? टीचर, शिक्षक, डॉक्टर भी कह सकते हैं, कंसल्टेंट, काउंसलर, जो योगा टीचर्स होते हैं या योगा रिट्रीट चलाते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स, ये सब जुपिटर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दर्शाते। जुपिटर क्या देते हैं? वृद्धि कारक ग्रह हैं, शुभता लाते हैं। जिस घर से उनका गोचर होता है वो उस घर पर उनके अच्छे प्रभाव हो जाते हैं, पुरस्कार देते हैं। और जो सैटर्न है वो परिवर्तन के कारक, सेवा के कारक। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसके जो देवता हैं वो एक पैर वाले देवता है और उनको कहा जाता है अजैक पाद, जो कभी जन्मे नहीं। तो ये जो अजैक पाद हैं इनको शिव कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। तो 11 रुद्र हैं, उनमें से एक रुद्र हैं अजैकपाद या अजपाद। तो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं कि इन्हीं को रिलेट करके हम प्रेडिक्शंस यहाँ पर करेंगे। ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है मिस्टिज्म दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, डुअलिटी। इसके थ्रू जो बैड इसके रिजल्ट होते हैं वो होते हैं टीयरिंग डाउन द ओल्ड स्ट्रक्चर। अब आप देखिए कि यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? धनु राशि है, उसके स्वामी है जुपिटर। और शनि देव क्या है? कर्म स्थान के स्वामी है और धन स्थान के स्वामी हैं। और शनि यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, यानी कि जुपिटर के नक्षत्र में है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर भाग्य को कर्म से ये जोड़ देता है, भाग्य को कर्म से जोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अच्छा काम आने वाला है, उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, नौकरी कारोबार में
सफलता होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में ही बैठे हुए हैं और ऊपर से जुपिटर के नक्षत्र में हैं, और जुपिटर यहाँ धन भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस लॉर्ड हैं, तो धन में लाभ होना ही होना है। साथ ही साथ परिवार में सुख शांति रहेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न 5th हाउस को भी देख रहे हैं, पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। तो जो पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं और ये किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के नक्षत्र में है, और जुपिटर यहाँ पर शिक्षा के कारक होते हैं, तो शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, पढ़ाई में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जुपिटर सेकंड हाउस में है, कुटुंब में वृद्धि होगी। 29 मार्च के बाद शनि अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो ये जो चार्ट है 29 मार्च के बाद का है, ये जो सेकंड चार्ट यहाँ पर हमने बनाया है। 29 मार्च के बाद सैटर्न 11th हाउस से जाकर के अपने 12th हाउस में यहाँ से यहाँ पर बैठ गए। 12th हाउस लॉस का होता है, खर्चे का होता है। लॉस बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, बट अगर हम यहाँ मनी की बात करें तो इसमें खर्चा हो सकता है। और सैटर्न राहु के साथ है यहाँ पर। राहु कब तक है मीन राशि में? राहु 18 मई तक मीन राशि में है। तो 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक सैटर्न और राहु की युति यहाँ पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर खर्चा होगा, स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल्स को भी दर्शाता है, तो आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कंफ्यूजन की थोड़ा स्थिति रहेगी, विध्वंस हो सकता है। विध्वंस होने का मतलब ये है कि कुछ उतार चढ़ाव आ जाएंगे, क्लेश की स्थिति बन सकती है, तो ऐसे विध्वंस हो सकते हैं, तो इसमें सावधान रहने की जरूरत। अब उसके बाद क्या होगा? 18 मई तक तो ये स्थिति रहेगी। 18 मई के बाद राहु कहां पर आ जाएंगे? राहु आ जाएंगे 11th हाउस, और सैटर्न मीन राशि में रहे। तो मेष राशि के जातकों के लिए राहु उनके धन भाव में आ गए और सैटर्न उनके 12वें घर में आ गए, तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। और केतु कहाँ पर आ जाएंगे? इनके केतु 6th हाउस से निकल करके 5th हाउस में आ जाएंगे, तो अपनों से क्लेश, बेवजह क्रोध हो सकता है, धोखा हो सकता है। राहु 5th हाउस को देख रहे हैं तथा केतु भी 5th हाउस में जाके बैठ गया है, तो यहाँ पर संतान से कष्ट हो सकता है, संतान के लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये आपको देखना है। और साथ ही साथ मंगल कहाँ पर बैठे थे? अगर हम जनवरी की बात करें तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं मार्स, पहले चार्ट में देखें तो मार्स बैठे हैं कर्क राशि में। 22 जनवरी के बाद और 2 अप्रैल तक मार्स, क्योंकि वक्री थे, तो ये मिथुन राशि में आ जाते हैं, और जब मिथुन राशि में आ जाएंगे मार्स, तो आप देखिए कि मार्स की 2 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ से बैठ करके मार्स 6th हाउस को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे और कर्म स्थान को देखेंगे। ये कब तक है? 2 अप्रैल। इसके बाद 2 अप्रैल के बाद मार्स फिर से अपनी नीच राशि में आ जाते हैं, कर्क राशि। तो जो मंगल का गोचर है वो यहाँ पर सुखकारी नहीं है। जब मार्स मिथुन राशि में आते हैं उस पीरियड में तो मार्स थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि मार्स 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा साहस प्रदान करेंगे, करेज देंगे। 6th हाउस को देख रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन जब फिर से वो अपनी नीच राशि में आएंगे तो सुखकारी नहीं रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पर देना है। 14 मई के बाद जो यहाँ पर जुपिटर हैं अभी, वो कहाँ पर आ जाएंगे? मिथुन राशि। तो जब 14 मई के बाद जुपिटर का मिथुन राशि में गोचर होगा, तो यहाँ से जुपिटर बैठ करके किस किस को देख रहे हैं? एक तो 3rd हाउस से बैठ करके भाग्य स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देख रहे हैं, और 7th हाउस को देख। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, मनचाही नौकरी, मीन्स जिस दिशा में, जिस फील्ड में आप नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी भी मिल जाएगी, आमदनी भी होगी, मीन्स मनी में ग्रोथ होगी, क्योंकि धन लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। कारोबार में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस का भी होता है और शादी के लिए भी होता है, स्पाउस के लिए भी होता है। तो जहां पर शादियां नहीं हो रही थी, मीन्स जिनकी शादी रुकी हुई थी, उनकी शादी भी हो सकती है। साथ ही साथ उनको संपत्ति का सुख, वाहन का सुख भी मिल सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए समय ओवरऑल जो 2025 है वो अच्छा जाने वाला है। थोड़ा मंगल का जो प्रभाव है, मंगल चूंकि आपको मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी 2025 मंगल गवर्न कर रहा है, साथ साथ वैदिक ज्योतिष में आप देखें मंगल नीच का है, और ये नीच का काफी समय तक है, जनवरी में था, 21 जनवरी के बाद से थोड़े समय के लिए 2 अप्रैल तक ये मिथुन राशि में आया, फिर से उसके बाद कर्क राशि में चला जाता है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर प्रदान कर रहा है।
तो इसमें आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अच्छे किसी से आप संपर्क करके और उपाय की जानकारी ले सकते हैं, मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। तो जो अजैकपाद जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं, तो उनका एक रुद्र गायत्री मंत्र है, उसका आप पाठ कर सकते हैं। और भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। कौन से रुद्राक्ष आपको धारण करने चाहिए? शनि के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है, गुरु के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, और जो इसमें पूर्व भाद्रपद के जो स्वामी है अजैकपाद, चूंकि ये 11 रुद्र में से एक हैं, तो 11 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सलाह लेकर के रुद्राक्ष भी धारण कर। तो मेष राशि के जातकों के लिए इतना ही। बाकी डिटेल में तो उनके इंडिविजुअल चार्ट्स देख के ही बताया जा सकता है।